यूपी विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा चल रही है, इसी भी संबोधन कर रहे हैं सीएम योगी। किया है, मुझे लगता है कि जो भी एजेंडा था सदन का, उस पूरे एजेंडे को सदन ने पूरा किया है और एजेंडे के अनुरूप सदन की कार्रवाई चली है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने नेता प्रतिपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी को। उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी विनम्रता सबको आकर्षित करती है और वे स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी हों, शिवपाल जी का श्राप उन पर न लगे, ये मैं कामना जरूर करता हूं। महोदय, हम लोग जब इस सदन में इस बजट पे चर्चा कर रहे हैं तो 2026-27 का ये बजट है और 2026-27 के इस बजट के बारे में मैंने जो बताया कि देर रात्रि में जब भी मैं अगले दिन के बिजनेस के बारे में संसदीय कार्य मंत्री को बातचीत करने का प्रयास करता था 8, साढ़े 8 बजे, एक दिन मैंने 9 बजे, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास किया तो पता लगा तब मंत्री जी सदन में हैं, सदन चल रहा है। यानी ये दिखाता है कि वास्तव में माननीय सदस्यों ने रुचि ली है और ये बजट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ, पहली बार हुआ है। और बजट भी ऐतिहासिक है, यानी 9,12,696 करोड़ रुपए का यह बजट यहां पे प्रस्तुत किया गया है। इसके बारे में बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर कही भी हैं कि वित्तीय स्वीकृति समय पे नहीं दी जाती है, लेकिन वह सच नहीं है। मैं इन सब बातों पे भी बात करूंगा कि कुल बजट की कितनी स्वीकृतियां पहले की सरकारों में जारी होती थी और कितना हमारे सरकार के समय जारी हो रही है और कितना पैसा खर्च हो रहा है। सदन की कार्रवाई ने जो अनुदान मांगों पर विभागों के, जो विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा होती है, उसके पीछे का उद्देश्य भी होता है, एक गाइडलाइन होती है और गाइडलाइन इस बात को लेकर होती है कि बजट पास होने के बाद 31 मार्च के बाद, जब 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो, तो सभी संबंधित विभाग अपनी कार्य योजना बना करके, वर्ष भर की कार्य योजना बना करके उसको व्यवस्थित रूप से लागू करने का प्रयास प्रारंभ कर लें। अगर पहले से कार्य योजना बनी होगी तो उसकी गाइडलाइन के ही अनुदान की मांगों पे चर्चा होती है कि अनुदान की मांगों को हमारा क्रम क्या होगा, किस किस मद में कितना पैसा जाना है और उस पैसे को खर्च करने की हमारी प्रक्रिया क्या होगी। उसके पीछे का उद्देश्य ये है और उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ही वहां पे सभी विभागों का नहीं, लेकिन कुछ विभागों का लिया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पे कल मेरे 4 सहयोगियों ने अपने विभागों के अनुदान मांगों पर विस्तार से अपनी कार्य योजना को सदन के सामने प्रस्तुत किया और अन्य सभी विभाग उसी प्रकार की कार्य योजना को यहां पे प्रस्तुत करेंगे। ये महत्वपूर्ण है। आपने जो बातें यहां पर कही हैं, मैं देख करके आश्चर्य कर रहा था और मुझे लगता था कि नेता प्रतिपक्ष उम्र के हिसाब से आंकड़ों में घालमेल नहीं करेंगे। एक बार तो उन्होंने ऐसा प्रयास किया था कि कभी कभी संगत का प्रभाव होता है,
तो मुझे लगा कि ऐसा लगता है कि चच्चों का प्रभाव भी आप पे आ गया है। और वो प्रभाव इस बात को आ गया जब आपने कहा कि राजकोषीय घाटा आपका जो है वह इतना ज्यादा है, आप उत्तर प्रदेश पे उधार इतना ज्यादा है। मुझे लगता है कि वह सच नहीं था। तो वित्त मंत्री जी ने तत्काल वो अपनी प्रतिक्रिया वहां पर व्यक्त कर दी और उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि जो राजकोषीय घाटा है, जो कुल जीएसडीपी का हमारे पास कितना यानी हम कुल कितना घाटा हमारे पास है, उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो 16-17 जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इसका प्रतिशत था 4.39%। और आज के दिन पर 25-26 में, हम इस समय 25-26 में हैं, इस समय है यह 2.97% है ये, यानी उससे काफी कम है। इसका मतलब हमारा वित्तीय प्रबंधन बेहतर है और इस वित्तीय प्रबंधन के लिए ही आज देश भर के बैंकर्स यूपी पे विश्वास करते हैं। ऋणग्रस्तता की बात करते हैं तो आपके समय में जो ऋणग्रस्तता थी 16-17 में, ये लगभग 30% थी और आज यह 26% के आसपास है। हम इसको कम किए हैं और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम लोगों ने 26-27 में, यानी 27 का जो वित्तीय वर्ष समाप्त होगा वहां तक हम उसको 23% तक पहुंचाने का 30% से कम करते हुए, यानी हमने लगातार उत्तर प्रदेश पे जो ऋण था उसको हम कम कर रहे हैं। हाँ, ये तो स्वाभाविक रूप से वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके दायरे बढ़ेंगे, लेकिन जितनी हमारी आय है उसका व्यय में संतुलन बनाए रखने का काम इस दौरान सरकार ने यहां पर किया है। और प्रति व्यक्ति आय को भी अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय इस वित्तीय वर्ष के अंत में, यानी 24-25 के अंत में जो गत वित्तीय वर्ष संपन्न हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय थी 16-17 में जब हम लोग आए, यानी जब हम आपकी सरकार थी तब यह लगभग 43,000 के आसपास थी। और जब हम लोग इस वित्तीय वर्ष के अंत में यानी 31 मार्च तक जाएंगे तो यह 1,20,000 क्रॉस कर चुकी होगी। क्या 43,000 में और 1,20,000 में कोई अंतर नहीं है? दूसरा, इस बात पे भी हमें ध्यान देना होगा कि समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश क्या था। पांडे जी, आप तो पुराने समाजवादी हैं और मैंने इसीलिए कहा कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि आप समाजवादी आंदोलन के जो सबसे वरिष्ठ पिलर हैं और अंतिम वो पीढ़ी है जिसने समाजवादी आंदोलन के अनुसार जीवन जीने का प्रयास किया है, जो जेपी चाहते थे, जो लोहिया चाहते थे। हाँ, आपके पीछे शिवपाल जी जैसे कुछ लठैत भी थे जो उसके अनुसार जीने का प्रयास करते थे, लेकिन आप लोगों ने उसके अनुरूप संघर्ष किया। लेकिन आने वाली पीढ़ी ने प्रदेश का क्या हाल किया, क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। और हम इस बात को कहते हैं, पिछली बार भी जब उत्तर प्रदेश ने विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर चर्चा की, और अध्यक्ष जी, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर समय मिलता है तो हम लोगों को ये चर्चा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को प्रभावी ढंग से इस सदन के माध्यम से चर्चा पे विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए, क्या दायित्व होने चाहिए। भारत विकसित होगा तब जब राज्य विकसित होंगे, और राज्य विकसित तब होंगे जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब गांव और नगर की इकाई हमारी विकसित होगी, आत्मनिर्भर होगी। और उस पर
लगातार 27-28 घंटे तक इस सदन में चर्चा हुई। तब भी हम लोगों ने इस बात को कहा था। क्या स्थिति थी तब उत्तर प्रदेश की? यानी 16-17 में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे यानी बड़े राज्यों में अगर आप देखें तो बॉटम 3 राज्यों में आता था। जो सबसे नीचे के राज्यों में उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी और बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश हो गया था। परसेप्शन खराब था। देश भर में आपको जाने का अवसर प्राप्त होता था तो लोग किस निगाह से देखते थे उत्तर प्रदेश को, आपसे ज्यादा कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इन 8, साढ़े 8, 9 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, बॉटम 3 से टॉप 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश को पहुंचाने का काम इसी डबल इंजन सरकार ने किया है। टॉप 3 राज्यों में 13 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को पहुंचा करके हम 36 लाख करोड़ तक पहुंचा रहे हैं और हमने तय किया है कि 26-27 में इसको 40 लाख करोड़ तक पहुंचाएंगे। परसेप्शन चेंज हुआ है। अब 2017 के पहले कोई भी व्यक्ति रहा होगा, तो उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान था, कोई भी नागरिक था, किसी भी तबके का, कोई व्यापारी हो, उद्यमी हो, कोई भी रहा हो, वो देश के अंदर जाता था, उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं होती थी। लोग शक की निगाहों से देखते थे। और आप लोगों ने तो कुछ जनपदों को ऐसा बना दिया था कि उस जनपद के नाम पर लोग होटल में कमरे नहीं देते थे, धर्मशालाओं में रहने की व्यवस्था नहीं करने देते थे, नहीं रहने देते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का नागरिक देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं जाता है तो दुनिया गौरव से चेहरा, सामने वाले का चेहरा चमकता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ये परसेप्शन, ये जो परिवर्तन आया है, ये सरकार की नीतियों के कारण, स्पष्ट नीति और शुद्ध नियत के नाते ये परिवर्तन देखने को मिला है। और इसी परिवर्तन का परिणाम है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को आज देश के अंदर टॉप 3 राज्यों के अंदर पहुंचाया है। और मैंने इसलिए कहा आप स्वस्थ रहें, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तब देश का टॉप की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश होगा। इस उद्देश्य से हम लोग इस बजट को इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए हैं। और इस माननीय सदन में प्रस्तुत करते हुए मुझे ये अत्यंत, यहाँ पर इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए जिन माननीय सदस्यों ने यहाँ पे भाग लिया है, उन सभी ने बहुत अच्छे सुझाव भी इस मामले में दिए हैं। आपने कुछ चीजें कही कि वास्तव में कहां से पैसा आएगा। जो 9,12,000 करोड़ रुपए का आपने बजट प्रस्तुत कर दिया है, आपके पास पैसा कहां से आएगा? आपने टारगेट ही रखा है, बड़ा लक्ष्य रखा जाता है। कोई बड़ा कार्य करने के लिए, बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए उस प्रकार का परिश्रम किया जाता है। मुझे याद है हम लोगों को जब 2017 में किसानों के कर्ज को माफ करना था, लघु और सीमांत किसानों के, पैसा कहां से आएगा ये चर्चा थी। बैंकर्स के पास जाते थे, परसेप्शन खराब था, कोई कर्ज देने को तैयार नहीं था। मैं उस समय के वित्त सचिव को अपने सामने बिठाया, मैंने कहा मुझे बताओ तो कि भाई खर्चा क्या है, क्या क्या कहां पे है। और हम लोगों ने उस समय जो योजना बनाई थी और उसके बाद जो बजट बनाया था, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपने बजट से
किसी बैंक से कर्जा नहीं लिया, किसी वित्तीय संस्थान से कर्जा नहीं लिया और प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफी के कार्यक्रम को संपन्न किया था। उत्तर प्रदेश ने किया था। ये सारा पैसा हमने बजट से दिया था। हम लोग आए थे, बजट प्रदेश का खजाना खाली, बैंक कोई पैसा देने को तैयार नहीं। हां, हमने लीकेजेस रोके, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया और प्रभावी अंकुश लगाने का परिणाम था कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती हुई दिखाई दी और आज हम लोग इस स्थिति में पहुंचे। पीएलए को हम लोगों ने इसीलिए बंद किया कि 31 मार्च तक जो पैसा खर्च होगा वो वहां रहेगा या जिस योजना का पैसा जाएगा वो वहां रहेगा, शेष पैसा वापस आ जाएगा, क्योंकि डंप पड़ता था, वो पैसा डंप पड़ा रहता था। उस पैसे का उपयोग हो सके हम इसलिए उस पैसे को वापस लेते हैं और डिमांड के अनुसार फिर उस पैसे को यहां से वापस भेजते हैं। उसके अनुरूप ये कार्रवाई आगे बढ़ती है। हम लोगों ने इस बारे में इस बात को, यानी जो यहां पे मैंने पहले भी कहा कि जो कुछ कल जो यहां पे एक अधिनियम पारित किया है माननीय सदन ने एफआरबीएम से संबंधित रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुरूप, ये रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है किसी भी राज्य के लिए और उसी को उत्तर प्रदेश फॉलो भी कर रहा है कि हम लोग एफआरबीएम की उस अधिनियम के अंतर्गत ही हमारे ऊपर कोई भी कर्ज हो और हमारी जो वित्तीय अनुशासन हो उसके अनुरूप हो। और उत्तर प्रदेश देश के अंदर उन राज्यों में से है, उसमें अग्रणी राज्य है जिसने रिजर्व बैंक की इस गाइडलाइन को अक्षरशः पालन किया है और उसको कहीं भी विचलित नहीं होने दिया है। महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन सभी बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है और खास तौर पर जब आप कह रहे थे कि देखिए आपके समय में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था वह तो सामान्य वेतन, पेंशन आदि के मद में खर्च हो जाता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है यह जो पूंजी बनती है, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, इसके बारे में विशेषज्ञों के जो राय है वो बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। नीति आयोग हो, रिजर्व बैंक हो या अन्य वित्तीय संस्थान है, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं कि अगर हम एक पैसा लगाते हैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो वह बदले में 5 से 6 गुना रिटर्न करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है, यानी रोजगार भी उससे सृजित होते हैं, लोगों के जीवन को भी आसान बनाने में वो योगदान देता है। और उत्तर प्रदेश में आपके यहां 16-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वह 71,000 करोड़ रुपए के आसपास था और आज यह है 1,77,000 करोड़ रुपए से अधिक का। आप अनुमान करें कि सरकार किस रूप में इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और अगर आप इसको देखेंगे कि ये चीज और ये देश के अंदर सर्वाधिक है, ऐसा नहीं कि इसमें हम कहीं पीछे हों, सबसे ज्यादा देश के अंदर है, सबसे ज्यादा। मैंने परसों भी इस बात को कहा था कि हम लोग जब आए थे तब उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा क्रेडिट डेबिट रेशियो था, सीडी रेशियो, बैंक में उत्तर प्रदेश का नागरिक जितना पैसा जमा करता था उसका केवल 43 से 44% ही उत्तर प्रदेश के अंदर खर्च हो पाता था। हम लोगों ने इसको बढ़ाया, जब उद्योग लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना प्रारंभ हुआ तो आज ये लगभग 61-62% तक पहुंच चुका है। यानी लगातार वह पैसा, यूपी का पैसा यूपी में लगे,
इसके लिए लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और इसके माध्यम से लाखों नौजवानों ने अपने रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। आप एमएस रोजगार की बात कर रहे थे, आपने सही कहा कि सरकारी नौकरी के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी रोजगार का सृजन होना चाहिए और सबसे बड़ा उसका माध्यम होता है एमएसएमई। जिस राज्य के पास एमएसएमई का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा, सस्ता मैन पावर होगा, कुशल मैन पावर होगा, वह राज्य बड़े औद्योगिक निवेश को करने में सफल हो सकता है। 17 के पहले ये संभावनाएं थी, लेकिन आप लोगों की सरकार के भय के नाते उस समय कोई व्यक्ति प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार नहीं था। एमएसएमई यूनिट की हालत बहुत खराब थी। ऐसा नहीं कि ये हमने बनाए हो, ऐसा नहीं, हम लोगों ने तो प्रोत्साहन दिया उनको। मुरादाबाद का ब्रास वर्षों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। फिरोजाबाद का ग्लास सदियों से है। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ का सदियों से चली आ रही परंपरा है। गोरखपुर का टेराकोटा सदियों से परंपरागत चली आ रही परंपरा है। भदोई की कालीन सदियों की परंपरा है। लेकिन ये सब हताश और निराश थे। इनका कोई पुरस्कार नहीं था, कोई पोषता नहीं था। सरकार आई, सरकार ने इनकी मैपिंग की, सर्वे करवाए, क्या कुछ हो सकता है, इनको सर्वे करके इनको कहां पे आवश्यकता पड़ती है, डिजाइन में, टेक्नोलॉजी में, पैसे में, पैकेजिंग में, मार्केटिंग में, प्रशिक्षण में, कहां पे हो सकता है। सरकार ने उसके साथ कार्रवाई प्रारंभ की। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 2018 में हमने प्रारंभ किया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, देश के अंदर 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी रखता है। अकेले यूपी के पास 96 लाख एमएसएमई यूनिट है। 3 करोड़ से अधिक एमएसएमई यूनिट, इस यूनिट में 3 करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश के नागरिक कार्य कर रहे हैं। उससे रोजगार उनको प्राप्त हो रहा है, स्वरोजगार उससे प्राप्त हो रहा है। हर एक एमएसएमई यूनिट को हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की और हर एक एमएसएमई जो उसने रजिस्ट्रेशन कराया है उसको 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर राज्य सरकार उसको उपलब्ध करवा रही है। 5 लाख का ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। दूसरा, परंपरागत रूप से भी जो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर थे, क्या स्थिति थी उनकी। आप तो इतने पुराने आदमी हैं, ग्राम स्वराज की चर्चा करते थे। ग्राम स्वराज प्रदेश के अंदर, ये ग्राम स्वराज जहां गांव हर एक चीज को लेकर गांव के अंदर गांव अपनी योजनाएं बनाता था, गांव अपनी योजनाओं को लागू करता था, गांव अपने अंदर सारी व्यवस्थाओं को लागू करता था। और ये पंच परमेश्वर की व्यवस्था भी गांव के अंदर ही हुआ करती थी। किसी चीज के लिए किसी पे निर्भरता नहीं, आत्मनिर्भर गांव हुआ करते थे हमारे। गांव के अंदर नाव भी होता था, गांव के अंदर कारपेंटर भी होता था, गांव के अंदर राजमिस्त्री भी होता था, गांव के अंदर हर प्रकार का व्यक्ति होता था। एक दूसरे पर सबकी व्यवस्था निर्भर होती थी और व्यवस्था संचालित होती थी, एक सिस्टम के साथ आगे बढ़ती थी। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर के एक सौहार्द भी था, संपन्नता भी थी, लोग अपने अनुसार उसको आगे बढ़ाते थे। लेकिन परिणाम क्या है, 2000 यानी लगातार इसमें गिरावट आई और अंततः 2019 में हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम लागू की थी। टूल किट वितरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आज बड़े पैमाने पर हम लोगों ने टूल किट उपलब्ध करवाने प्रारंभ किए, उसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया है।
बैंकों से सस्ते में लोन देना प्रारंभ किया है। प्रदेश के ही युवाओं के लिए जो हम लोगों ने स्कीम लागू की, उस स्कीम के अंतर्गत ही इस सीएम युवा की वह योजना है, जिस स्कीम के अंतर्गत मार्जिन मनी के साथ ही हम लोग मार्जिन मनी देने के साथ ही गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त, पहले चरण में 5 लाख रुपए का, दूसरे में 7.5 लाख का और तीसरे में 10 लाख रुपए तक का हम लोग उसको बैंक से लोन उपलब्ध करवा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक प्रदेश के अंदर 1,10,000 से अधिक नौजवानों को सीएम युवा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने बैंकों से ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त लोन उपलब्ध करवाने में मदद की है। और मैं एमएसएमई मंत्री से कहूंगा कि एक बार वह आपकी बात, आपने जिन नौजवानों को बताया है, आप दीजिए। और मैं मानता हूं हर जनप्रतिनिधि को रुचि लेनी चाहिए, उन नौजवानों का प्रशिक्षण हो और फिर उसके अनुसार वो बैंक से लोन लेंगे तो उसका सब कुछ तो सरकार को देना है। वो मूलधन वापस कर दें, जो भी उसमें मार्जिन मनी के बाद जो मूलधन बचता है उसको वापस कर देगा तो उसका बहुत अच्छा काम हो। लेकिन काम उसको क्या करना है, इसका प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है और ये प्रशिक्षण विभाग करा रहा है। हर जनपद में हम उसकी व्यवस्था करा रहे हैं। ये चीजें भी आपको दिखानी पड़ेगी, इसको हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन जो चीजें आपने यहां पे कही हैं, दूसरा है जो नीति आयोग, देश के अंदर देश की नीतियों के निर्माण के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग ने देश के अंदर जो अपनी रिपोर्ट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 में जो जारी की है, उसमें उत्तर प्रदेश को उन्होंने देश के अंदर फ्रंट रनर श्रेणी में रखा है। और उन्होंने कहा है कि व्यय की गुणवत्ता, पूंजीगत निवेश, ऋण स्थिरता और राजकोषीय अनुशासन के इन सभी मानकों पर राज्य को संतुलित और सुदृढ़ माना है। और सीएजी ने भी इस बात को माना है कि सुदृढ़ राजस्व स्थिति और संतुलित वित्तीय प्रबंधन उत्तर प्रदेश की उन्होंने सराहना की है। यह उत्तर प्रदेश की स्थिति है। पहली बार उत्तर प्रदेश ने अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन के अंदर प्रस्तुत किया और मुझे लगता है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के लिए काफी दिनों से काम चल रहा था। वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर हमने काम किया है तो वह आंकड़े आने ही चाहिए, सभी के सामने, सबके सामने प्रस्तुत किए जाने चाहिए। और यहां पे पहली बार उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा